बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मजमून है हमारा मुताला पाकिस्तान और जमात है हमारी नहम। और आज चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे हम, रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी 1947 और 56 तक। और पेज नंबर है आपका 31। पेज पे आपको स्क्रीन पर आपको अपना टॉपिक दिखाई दे रहा है रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी 1947 से 56 तक। पाकिस्तान को आगाज़ ही से आइन साजी यानी कानून बनाने के लिए, जब भी बच्चों कोई भी रियासत जो है बग़ैर कानून के नहीं चल सकती, और कानून बनाकर फिर ही उसके हुकूमती अमूर को चलाने के लिए कोई कानून बनाया जाता है ताकि मुल्क में अमन रहे और मुल्की इदारे जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करें। जब पाकिस्तान का आगाज़ हुआ तो आइन साजी के लिए उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या में पाकिस्तान के वक्त हुकूमती अमूर को चलाने के लिए कोई आइन यानी कोई कानून मौजूद नहीं था, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही को बाज़ तरामीम यानी थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके अपना लिया गया। चूँकि ये आइन नई मुमलिकत के तकाज़ों और उमंगों के मुताबिक ना था, इसलिए इसकी जगह कौमी एहसासात से हम आहंग यानी जो हमारे कौमी एहसासात से मिलता हो आइन बनाया गया, जिसके तहत वफाकी निज़ाम राइज किया गया। 10 अगस्त 1947 को अबूरी आइन के तहत आइन साज असम्बली का अजलास बुलाया गया और ये असम्बली आइन साजी के अलावा मरकज़ी पार्लियामेंट का किरदार भी अदा कर रही थी। इब्तदाई मुश्किलात यानी पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो दर्जा झैल हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका रेड क्लिफ अवार्ड। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों मुल्कों की सरहदों के तयन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हद बंदी कमीशन मुकर्रर किया। एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेड क्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया। इख्तलाफात यानी दोनों इख्तलाफात की सूरत में, यानी अगर कोई झगड़ा हो जाता है या कोई एक फरीक या दूसरा फरीक किसी की बात नहीं मानता, तो ये जो रेड क्लिफ था ये सालसी फैसले का भी इख्तियार रखता था। यानी इस कमीशन ने जो फैसला किया इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। माउंटबेटन और रेड क्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरती इलाके यानी जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे और जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो इलाके इंडिया को दे दिए यानी भारत को दे दिए। और गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक इसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। हमारा दूसरा पॉइंट है महाजरीन की आबादकारी। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय नहीं थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत यानी जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा तादाद में थे वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिनमें अक़लियतें अपनी पूरी आज़ादी के साथ सब पर्सन के ज़ेर साया रह सकेंगी। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई मुमलिकत में मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। भारत में पुरअमन आबाद मुसलमानों की बस्तियां जलाकर राख कर दी गईं, कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया गया और ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये महाजरीन इस हालत में पाकिस्तान आए कि नई मुमलिकत को इनकी बहाली और आबादकारी में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, यानी इनको आबाद करने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। ये बेहाल लाखों लोग बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। महाजरीन में ज़ख्मी और बीमार भी थे जिनको महाजर कैंपों में रखा गया, जहां हैज़े की वबा फूट पड़ी। इलाज मुआलजे की नाकाफ़ी सहूलतों की वजह से बहुत से लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अगरचे ये नई मुमलिकत के लिए एक ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोल के अपने महाजर भाइयों की माली इमदाद की, इन्हें खाना लिबास मुहैया किया। आखिरकार ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंतज़ामी मुश्किलात। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया गया। मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट की इमारतें खाली करा ली गईं, मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी दफातर कायम किए गए। हत्ता कि वज़ीर भी बुनियादी दफातर
दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे, यानी वज़ीर के पास भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतें नहीं थीं। नज़्म व नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाहाल था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद ना था। सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान यानी 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए। इनमें से ज़्यादातर को आला ओहदों का कोई तजर्बा ना था। मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची ना पहुंच सका कि हिंदू और सिख फसादियों ने रेल की वो पटरी ही उड़ा दी जिस पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था। भारतीय फ़िज़ाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे, इनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना था, मगर इन लोगों ने हिम्मत ना हारी और अपनी तमाम तर इस इंतज़ामी सलाहियतों को कौम के लिए वक्फ कर दिया और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। मौशी मुश्किलात हमारा 4th पॉइंट है। क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को मौशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे, नकलो हमल और मवासलात की सहूलतें नाकाफ़ी थीं। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। यहाँ से वो अपनी फ़ौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते, मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। ये इस बदनीति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पटसन मशरक़ी बंगाल में पैदा होती थी, मगर पटसन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे। इस पर मुकम्मल कंट्रोल किनका था? हिंदुओं का था। तकसीम के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 कारखाने थे, यानी 394। बच्चों ये जो मैं फिगर बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन कीजिए। 75% पटसन मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा होती थी, इसको भी अंडरलाइन करना है आपने। मगर पाकिस्तान के हिस्से में कितने कारखाने हैं? सिर्फ 14, तो इस 14 को भी अंडरलाइन कर लें। बैंकों की कुल शाखें 487 यानी 487 थी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 69 यानी 69 शाखें आईं। इनका भी सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए। दरअसल कांग्रेस की ये साजिश थी, जब पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क चल नहीं सकेगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया और वो हीले बहानों से पाकिस्तान को इसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ़ौजी असासों की तकसीम। बरसगीर की तकसीम के बाद फ़ौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से काम ना लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने यह तय कर लिया कि 3 जून 1947 के मंसूबे के वक्त भारत और पाकिस्तान में तमाम फ़ौजी असासे 64% और 36% यानी 64 और 36% के तनासब से तकसीम किया जाएगा। बेटा इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। मुत्तहिदा भारत में 116 असला बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही थीं। इनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाके में बनाया गया हो। भारतीय हुकूमत असला बनाने वाली फैक्ट्री तो क्या, इसकी मशीनरी का कोई पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा नहीं थी। काफ़ी तकरार के बाद तय पाया कि असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। बेटा इसको भी अंडरलाइन कीजिए ताकि वो अपनी असला बनाने वाली फैक्ट्री कायम कर सके। आम फौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला हुकूमत ने हिंद ने इसे बनाया गया था, हुकूमत हिंद ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यूँ पाकिस्तान को अपने जायज़ हिस्से से महरूम कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ज़री मुश्किलात। ज़रूरी मुश्किलात भी पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है जहाँ नहरी आपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं। तकसीम हिंद के वक्त दरियाओं और नहरों पर अहम हेड वर्कर्स भी भारत को दे दिए गए, जिसके नतीजे में हमारी नहरों का कंट्रोल जो था वो भारत के पास चला गया और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत ने फ़िरोज़पुर दरियाए सतलुज और माधोपुर दरियाए रावी हेड वर्कर से पाकिस्तान को पानी की फरहमी 1948 में यानी 48 में रोक दी। इस चाल का मकसद पाकिस्तान के ज़रूरी इलाकों को बंजर करना था और पाकिस्तान को माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना था। चुनांचे सिंध तास मुआहिदा 1960 के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम का मसले का हल हुआ। 3 दरिया रावी सतलुज और ब्यास भारत को और दूसरे 3 दरिया सिंध झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिल गए। अच्छा बच्चों इसमें 2 बातें अहम है। एक सिंध तास मुआहिदा 1960, इसको अंडरलाइन कीजिए। और किन ममालिक के दरमियान? पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम के मसले पर ये मुआहिदा हुआ था। और उसके बाद दरियाओं की तकसीम, इसे अंडरलाइन कीजिए। कौन से दरिया भारत को मिले? रावी सतलुज और ब्यास भारत को, जबकि सिंध झेलम और चनाब पाकिस्तान को।
اس کو انڈرلائن کیجیے۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہے سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں مناوادر، دیر، سوات، جونا گڑھ وغیرہ شامل تھے۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جونا گڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اسی گو مگو کی حیثیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ابتدائی مشکلات، یعنی قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی جتنی بھی ابتدائی مشکلات تھیں وہ میں نے آپ کو پڑھائیں۔ یہ ہمارا بچوں ایک تفصیلی جواب بھی ہے۔ سوال نمبر ہے یہ آپ کا 4، کویشچن نمبر 4 ہے یہ، اس پر مارک کر لیجیے۔ ابتدائی مشکلات جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہیں یہاں پہ لکھیے لانگ کویشچن نمبر 4، اور یہ مکمل آپ نے اس کے 7 پوائنٹ پڑھنے ہیں۔ یہ ریڈ کلف ایوارڈ سے شروع ہو کر سیاسی مشکلات پر یہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا یہ وہ تمام مشکلات ہیں جو پاکستان بننے کے بعد یہ حکومت کو اور عوام کو برداشت کرنا پڑی، اور اس میں بھارت کی تمام نامنصفانہ تقسیم جو تھی اس کے بارے میں ہر جگہ میں، نہ صرف پانی کے مسئلے کو لے کر بلکہ فوجی اثاثوں کو لے کر اور انتظامی مشینری، تمام جگہ پر بھارت نے پاکستان کے لیے جگہ جگہ مشکلات کھڑی کی کہ کسی طرح سے یہ ملک جو ہے مضبوط نہ ہو اور آخرکار یہ اس ملک کو ختم کر کے دوبارہ سے متحدہ بھارت بن جائے، ہندوستان متحد ہو جائے، یعنی دونوں یہ انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کو ختم کر کے دوبارہ سے اکھنڈ بھارت کا نعرہ شروع سے اب تک بھارت کا یہ خواب رہا۔ یہ ہم نے تقسیم کے بارے میں پڑھ لیا، ابتدائی تقسیم کے بعد آنے والی مشکلات کو پڑھا۔ کویشچن نمبر 4 ہے یہ آپ کا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ جب آپ کی انشاءاللہ ریگولر کلاسز ہوں گی، جب نہیں بھی ہوں گی تو آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے بچوں، تو آپ کے ٹیسٹ میں یہ کویشچنز آپ کو آئیں گے، تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔